शादी किसी भी लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अहम मौका होता है। हर लड़की के दिल में नई जिंदगी के हवाले से नित नए अरमान और सुहाने सपने सजे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक डर भी होता है कि न जाने उसके नसीब में क्या लिखा है। जिन दिनों घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं, मैं भी कुछ ऐसे ही मुतजाद जज्बात का शिकार थी। मुझे अपने होने वाले शौहर से दिली वाबस्तगी थी, लेकिन अपनी गुर्बत के ख्याल से परेशान थी। वालिदैन मुझे जहेज नहीं दे सकते थे। इस पर ताया अब्बू ने कहा कि अव्वल तो जहेज की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खुद बना देंगे, बस आप शादी की तैयारियां करें। बताती चलूं कि मेरी मंगनी तायाजाद फहद से उन दिनों हो गई थी जब मैं अभी 9 बरस की थी। ताया अब्बू शहर से गांव शिफ्ट हो गए थे और अरसे तक मैं अपने मंगेतर से ना मिल सकी। अक्सर सोचा करती थी कि ना जाने अब फहद कैसे होंगे, शक्ल सूरत कैसी निकाली होगी, कद भी ऊंचा लंबा हो गया होगा। मुद्दत बाद देखूंगी तो हिजाब आएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, शायद के बात भी ना कर पाऊंगी। बस ऐसे ही तसव्वुरात में गुम रहती थी। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, वो मुझे ब्याहने आ गए। वालदा चाहती थी तालीम मुकम्मल कर लूं तब रुखसती हो, मगर अब्बू ने कहा कि जब इसने ब्याह कर गाँव ही जाना है तो मैट्रिक करे या BA पास कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ कौन सी से नौकरी करनी है, हांडी चूल्हा ही तो संभालना है। गांव में ताया को चंद एकड़ जमीन अलॉट हो गई थी। वो मेहनती थे, खुद काश्तकारी करते थे, लिहाजा थोड़ी सी जमीन से भी खुशहाल हो गए। जबकि शहर में रहकर मेरे वालिदैन आसूदा हाल ना हो पाए। यहाँ पर मकान किराए का था और महंगाई ज्यादा थी, जबकि वालिद साहब की तनख्वाह कम थी। हमारा शुमार गुरबा में होता था। किस्सा मुख्तसर, ताया ने मेरा जहेज बना दिया और यूं मैट्रिक पास करते ही मेरी शादी हो गई। तो शुरू में मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। मैं यहाँ के माहौल की आदी ना थी। रफ्ता रफ्ता एहसास होने लगा कि गांव में कुछ नेमतें ऐसी होती हैं जिनसे शहरी लोग महरूम रहते हैं, मसलन ताज़ा हवा, साफ सुथरी फिजा और खालिस ग़िज़ा। इसलिए ताया ताई की मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया। फाहद भी प्यार भरा सलूक करते और बहुत ख्याल रखते थे। यूं मेरा दिल गांव में लग गया। शादी के बाद शुरू के दिन खुशियों के थे, लेकिन साल भर बाद जब ताया अब्बू का इंतकाल हो गया तो ताई के रवैये में फ़र्क आ गया। ताया मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और घर भर पर उनका रोब था, इसलिए ताई मुझसे अच्छा सलूक रखने पर मजबूर थी। लेकिन अब उन्होंने मुझसे वो काम लेने शुरू किए जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। भैंसों को चारा डालती, फर्श से उनका गोबर साफ करती, बाड़े को रोज धोती। देहात में घर बड़े होते हैं, हमारा आंगन भी पक्का नहीं था। बड़े से घर में झाड़ू लगाती तो बाल और कपड़े धूल बट्टी से अट जाते। कर्ज घर के तमाम काम मुझे ही करने पड़ते। पहले एक खादमा थी, जब वो किसी वजह से हमारे घर का काम छोड़ गई तो ताई ने मुझे खादमा बना दिया। सारे दिन के काम से थक कर चूर हो जाती तो कभी कभी हरफ़े शिकायत जुबान पर आ ही जाता। तब मैं फाहद से शिकवा करती कि आपकी माँ मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाती, काम का इतना सारा बोझ डाल दिया है कि रात को बदन के दर्द से सो नहीं पाती हूँ। तब वो जवाब देते कि गांव में यहाँ हर औरत को इतना ही काम करना पड़ता है, तुम कोई अनोखी नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए मददगार कहाँ से लाऊं जो काम में तुम्हारा हाथ बटाए? कहो तो और शादी करके तुम्हारी सौकन ले आऊं, वही तुम्हारी मदद कर सकती है। सौकन का नाम सुनकर मैं सहम जाती थी और खुदा से दुआ करती कि बेशक मुशक्कत करती रहूंगी मगर मुझ पर कभी सौकन ना आए। शादी के साल बाद अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया और जान सा बेटा दिया तो मैं सब शिकवे भुलाकर उसकी परवरिश में खो गई। अब तो फाहद और ताई भी मुझसे खुश रहने लगे। शायद कुदरत को यह खुशी मंजूर न थी कि मुसर्रत आर्जी साबित हुई। एक दिन का जिक्र है, मैं गंदम फटक रही थी कि मेरा नन्ना मुन्ना कमर घुटनों घुटनों चलता डेवड़ी से बाहर निकल गया। घर के सामने छोटी सी नदी थी जो अपनी जमीन की आपाशी के लिए सुसर ने खुदवाई थी और इसमें ट्यूबवेल का पानी आता था। उस रोज ये नदी लबालब भरी हुई थी क्योंकि पिछली रात भर ट्यूबवेल चला था। नन्ना कमर रेंगता हुआ नदी के अंदर जा पड़ा। उस वक्त बदकिस्मती से वहां कोई न था। बच्चा सेकंडों में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये हादसा ऐसा था कि मुझ पर कयामत गुजर गई, लेकिन इससे भी बड़ी कयामत ये हुई कि सास और शौहर ने मुझको मुर्दे इल्जाम ठहराया और कहा कि यह हादसा तुम्हारी गफलत के बायस हुआ है। उस दिन के बाद से मेरी तकदीर का सितारा गरूब हो गया। 3 साल तक गोदहरी ना हो सकी। तब सास के कहने पर शौहर ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। मेरे वालिदैन को पता चला तो फहद को दूसरी शादी से मना किया। फहद ने उनको ये कहकर खामोश करा दिया
कि मैं आपकी बेटी के हकूक पूरे करूंगा और उसके प्यार में कोई कमी ना आने दूंगा। फिर फहद ने ऐसा ही किया। जिस तरह नई दुल्हन के जेवर और कपड़े बनवाए, इसी तरह मेरे लिए भी दोबारा इसी तरह बनवाए। मेरी सौकन न्याज बीबी मेरी फूफोजाद थी। हम दोनों में शुरू से बहुत प्यार था। वो मेरी सौकन बनकर घर में आ गई तो मैंने उससे कोई झगड़ा ना किया, क्योंकि शौहर हम दोनों से एक सा सलूक रखता था। तभी मैंने उसे कबूल कर लिया और हम बहनों की तरह रहने लगी। न्याज बीबी शुरू से ही दुबली पतली और नाजुक अंदाम थी। जब उस पर मेरी तरह घर का बोझ पड़ा तो वो बीमार रहने लगी। जल्द ही ये हकीकत सामने आ गई कि वो टीबी की मर्ज में मुब्तला है। उसे मुसलसल बुखार रहने लगा था। दवा दारू भी लाए, मगर न्याज बीबी दवाइयां बाकायदगी से नहीं खाती थी। तभी इलाज मौसर ना हुआ और वो चंद हफ्तों के अंदर चल बसी। फहद को अपनी दूसरी बीवी की मौत का बहुत सदमा था। हर वक्त गमज़दा रहने लगे। खाना पीना कम कर दिया, यहाँ तक कि शब बेदारी की बीमारी में मुब्तला हो गए। हर वक्त एक ही बात सोचने लगे कि न्याज कैसे मर गई। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, बहकी बहकी बातें करने लगे और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने न्याज को जहर देकर मार दिया है। रोती थी और कस्में खाती थी कि मैंने उसे जहर नहीं दिया, मगर वो मेरी कस्मों का भी यकीन नहीं करते थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने रिश्तेदारों और गांव के लोगों से भी ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी पहली बीवी ने मेरी दूसरी बीवी को जहर देकर मार दिया है। अक्सर लोग इस झूठ पर यकीन करने लगे और हर कोई मुझसे नफरत करने लगा। लोगों का नफरत आमेज और शक व शुबे से भरा हुआ ये रवैया मेरे लिए बहुत अजियतनाक बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त था। ये एक ऐसी सजा थी जिसको झेलना मेरे बस की बात ना थी। इस पर सास की नफरत और फहद की बदसलूकी ने जिंदा दरगोर कर दिया। अब मेरे लिए जीने की कोई आस बाकी न रही। आइंदा भी मुसर्रत की कौंपल फूटने वाली न थी। जी चाहता था खुदकुशी कर लूं। बता नहीं सकती कि ये चंद साल शक व शुबात की भट्टी में कैसे गुजारे, लेकिन मैं मजबूर थी कि मेरा जीना मरना इसी घर से वाबस्ता था। हर लम्हा हर आन फहद और उसकी माँ ये कहकर मुझे सूली पर रखते थे कि तुम कातिला हो। जैसे न्याजू को जहर दिया है, हमें भी एक दिन जहर देकर मार दोगी। एक दिन यूं ही सोचों में गमजदा बैठी थी कि मेरा भाई आ गया। वो मुझे लेने आया था। उसने कहा मेरे साथ शहर चलो, क्योंकि माँ सख्त बीमार है। मेरे भाई को ताई और फहद इनकार न कर सके, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ मुझे ले जाने ना दी और मैं खामोशी से 3 कपड़ों में अपने भाई के साथ मैके आ गई। मैके आने के 10 दिन बाद वालदा वफात पा गई। वालिद साहब तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। इस भरी दुनिया में बस वाहिद सहारा भाई का रह गया था। जीना चाहता था कि लौट के शौहर के घर जाऊं। उन लोगों के सलूक से मेरा दिल टूट गया। हालात जो भी हों, शादीशुदा औरत कब तक मैके में रह सकती है। रिश्तेदार बातें बनाते हैं, लोग जीने नहीं देते। भाई को भी आसपास वाले जितलाते थे कि तुमने क्यों ब्याहता बहन को रोक रखा है, ये घर हस्ती वाली है, इसे शौहर के घर जाने दो। भाई किसी को क्या बताता है कि क्यों ये अपने घर में नहीं जाती। मैंने सरसरी उसे हाल बता दिया था। ज्यादा कुछ कहती तो वो गमजदा हो जाता। एक रोज खाला आई जो मेरे ससुर के गांव रहती थी। बताया कि तुम्हारी ताई बहुत बीमार है, अब तुम घर जाओ, उन लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। खाला के कहने से मैंने उनके साथ गांव जाने का फैसला कर लिया। जब हम वहां पहुंचे, मैंने खाला से कहा पहले आप मेरे ससुराल जाकर इतला करें कि मैं यहाँ आ गई हूँ, ताकि फहद आकर मुझे घर ले जाएं। मैं उन लोगों के रवैये देखना चाहती हूँ। खाला ने फहद को बताया कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ आ गई है, मेरे घर से आकर उसे ले जाओ। उसने जवाब दिया हरगिज नहीं, मैं उसे अब ना रखूंगा। मुझे परवीन पर अब एतबार ही नहीं रहा। उसने न्याजू को जहर दिया था, मुझे और मेरी माँ को भी जहर देगी। हरगिज मैं उसे अपने पास ना रखूंगा और तीसरी शादी करूंगा। खाला ने आकर बताया कि बेटी अब तेरी भलाई इसी में है कि तू उनके पास ना रहे। तेरे शौहर का दिमाग चल गया है, उसे वहम की बीमारी हो गई है। लगता है कि न्याज बीबी की मोहब्बत उसके दिल में बहुत गहरी थी और अब उसकी जुदाई के सदमे ने उसके हवास मख्तल कर रखे हैं। ऐसा न हो कि वो तुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं तो पहले इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी जिसका द्राक अब खाला ने किया था। दरअसल मैं किसी को अपना मसला समझा सकती थी और न अपने हक में कायल कर सकती थी। अब क्या रास्ता रह गया था, ये कि या तो फहद खुद मुझे तलाक दे दे या फिर मैं अदालत से तलाक ले लेती, जिसको खुला कहा जाता है, और गांव में ये दोनों बातें ही मायूब समझी जाती थी। खाला ने मुझे अपने घर रख लिया। बोली जब तक कोई हल नहीं निकलता तुम मेरे पास रहो। मैं उनके घर रहने लगी। फहद ने गांव की एक औरत से निकाह कर लिया, क्योंकि माँ की तीमारदारी और घर में कामकाज और खाना वगैरह पकाने की उन लोगों को परेशानी थी। निकाह के फौरन बाद फहद ने मुझे तलाक दे दी।
तो खाला के देवर ने उन पर दबाव डाला कि परवीन को तलाक हो गई है, लिहाजा अब उसका निकाह मेरे साथ कर दें। वो उज्जट गंवार सा शख्स था, लगकर कोई काम भी नहीं करता था, इसलिए उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। सुनने में आया था कि वो बीवी को मारता पीटता भी था। मैंने इनकार कर दिया तो खालू ने मुझे अपने घर मजीद रखने से इनकार कर दिया। तभी खाला ने मेरे भाई को बुलवाया कि आकर अपनी बहन को ले जाओ। मेरा भाई हसीब लेने आया तो मैं उसके हमरा चली गई, लेकिन भाभी ने मुझे बोझ जाना। वो रोज मेरे भाई से उलझती कि इसको क्यों ले आए हो, क्या अब उम्र भर ये हमारे गले पड़े रहेगी। बिल आखिर एक दिन ऐसा आया कि भाभी ने बरमला शौहर से कह दिया कि इस घर में तुम्हारी बहन रहेगी या मैं रहूंगी। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊं। सोच सोच कर नीम जान हो गई। आखिरकार भाई ने यही हल निकाला कि किसी शरीफ आदमी से मेरा निकाह कर दिया जाए। हसीब का एक दोस्त अरसा से तन्हाई की जिंदगी बसर कर रहा था। बीवी एक बच्ची छोड़कर फौत हो गई थी। हसीब ने मुझे उसके साथ निकाह पर कायल कर लिया। मैंने भी हालात को देखते हुए भाई की बात मान ली। यूं मेरा निकाह काशिफ से हो गया और मैं उसके घर आ गई। काशिफ की मासूम बच्ची 7 बरस से माँ के प्यार को तरस रही थी। उसे माँ का प्यार दिया तो काशिफ के दिल में मेरी कदरों मंजिलत बढ़ गई। वो वाकई एक शरीफ इंसान था। उसने खुश रखने की हर तरह कोशिश की और जिंदगी में पहली बार मैंने सुख का सांस लिया। उधर फहद की तीसरी बीवी बतूल को बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये शख्स वहम की बीमारी का शिकार है और नॉर्मल आदमी नहीं है। ताई के सहारे उस औरत ने बमुश्किल 4 माह निकाले और फिर मैके चली गई। उसने तलाक का मुतालबा कर दिया क्योंकि फहद की अजीबोगरीब बातों से वो हद दर्जा दहशत ज़दा हो गई थी। बरादरी के दबाव से बिलाखिर उसे बतूल को तलाक देनी पड़ी। अकेलेपन से और ज्यादा फहद की हालत दगरगू होने लगी। अब वो मुझे याद करके रोता था और मेरे भाई के पास आकर कहता था कि तुमने मेरी बीवी को कहाँ गायब किया है, उसे वापस लाओ। जरूर तुमने उसे जहर दे दिया होगा। उन दिनों गांव में तो ज़हनी अमराज के बारे में जानकारी न थी और ना ही वहम के मरीज को लोग मरीज समझते थे। कोई नहीं जानता था कि वहम की ये बीमारी बढ़ते बढ़ते फहद को पागलपन की हदों तक ले जाएगी। तन्हाई तो यूं भी ऐसे लोगों के लिए जहर कातिल होती है। जब ताई न रही और बतूल भी चली गई तो सुनसान घर फहद को खाने और डराने लगा। वो दहशत ज़दा होते हुए रातों को उठकर घर से निकल जाते थे और इधर उधर मारे फिरते। न कपड़ों का होश रहा था, न हुलिये का और ना ही खाने पीने का। गांव के लोग जब कभी शहर आते वो भाई को उसके हालात से आगाह करते, तब हम लोगों को अफसोस होता था। बेशक फहद से समाजी रिश्ता टूट चुका था, लेकिन खून का रिश्ता तो बाकी था। वो हमारे तायाजाद भी तो थे। सच्चा पागल का गम खुद उसे नहीं होता, बल्कि दूसरे जरूर उसका गम खाते हैं। मैं काशिफ के सामने फहद का नाम नहीं लेती थी, लेकिन जब भाई तन्हा होता जरूर उसे कहती थी कि मेरे ब्रदर, तुम ही जाकर फहद की खबर लो। आखिर तो वो हमारा गमजाद है और कोई दूसरा उसकी खबरगिरी करने वाला नहीं। मेरे इसरार पर एक दिन भाई गांव गया और फहद को तलाश किया। वो नहर के किनारे बैठा था, इस हाल में कि उसे देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसके कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए थे। सर के बाल भी मैल से पतली पतली रस्सियों जैसे हो गए थे। वो दुबला, जर्द और नहीफ व नातवा हो रहा था। उसने गले में मेरा दुपट्टा लपेट रखा था। जो ही भाई को देखा, फहद ने खौफजदा होकर कहा, हसीब, तुमने मेरी परवीन को गायब कर दिया है, उसे जहर देकर मार दिया है और अब मुझे मारने आए हो, जहर देने आए हो। लेकिन याद रखना, तुम मुझे पकड़ ना सकोगे, मैं तुम्हारे हाथ ना आऊंगा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। फिर ये कहते हुए आनन फानन नहर में छलांग लगा दी। मेरा भाई हसीब तो बस देखता ही रह गया और चश्मे जदन में ये वाकया रूनुमा हो गया। नहर बड़ी गहरी और किनारों तक पानी से लबरेज थी। एक ही पल में फहद का जिस्म नजरों से ओझल हो गया और हसीब कुछ भी ना कर पाया। जब शहर आकर हसीब ने मुझे खबर सुनाई तो मैं सन्नाटे में रह गई। आंखों से आंसू जारी हो गए। खुद को मुजरम समझने लगी कि काश मैं उनकी ज़हनी बीमारी और रूहानी तकलीफ को समझ सकती तो कभी तन्हा छोड़कर ना आती। जानती न थी कि तन्हाई उनका ऐसा अंजाम कर देगी, लेकिन जब तक इंसान को तूफान की समझ आती है, किनारा दूर हो चुका होता है। मैं भी खुद को बीच मंझधार में समझती रही, जबकि दरअसल बीच मंझधार में तो फहद थे, जिनको बिलाखिर सोचों के गर्दाब ने निगल लिया। उस वक्त उन्हें किसी हमदर्द और गमगुसार की जरूरत थी, लेकिन जब तक मुझे इस बात का अदराक हुआ, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी गांव के लोगों को ज़हनी बीमारियों का कोई अदराक नहीं है। ऐसे मरीजों को वो पीरों फकीरों के पास या दरबारों पर ले जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि इन पर जिनों भूतों का साया हो गया है। ऐ काश कोई उनको ये पहचान कराए कि ऐसे लोग नफरत के नहीं, हमदर्दी और इलाज के मुस्तहिक होते हैं। काश हमारे देहातों और गाँव में भी ऐसे शफाखाने खोले जाए
जहां ज़हनी अमराज के माहिर मौजूद हों, क्योंकि देहातों में इस किस्म के लोग, ख़ास तौर पर औरतें, ज़्यादा ज़हनी अमराज का शिकार होती हैं, जिन पर जाली पीर, जिन निकालने के चक्कर में इस कदर तशद्दुद करते हैं कि बाज़ औक़ात उनकी जान भी चली जाती है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।